यहां पे ध्यान रखना, मीन्स ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन जनरली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। यहां पे जो सोशलिस्ट वर्ड है बेटा, लिख लिया होगा आपने समाजवाद। समाजवाद का मतलब भारत के प्रियम्बल के अनुसार है मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी उस तरह की इकोनॉमी होती है जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही रोल प्ले करता है किसी कंट्री को रन करने में। और साथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जो भी चीजें बनाई जाती है या चलाई जाती है वहां पर गवर्नमेंट का रोल भी होगा और साथ में किसका होगा, मोटे मोटे तौर पर प्राइवेट सेक्टर का भी होगा। जैसे बैंक्स है, सरकार के बैंक्स भी है और प्राइवेट के भी है। शॉप्स कैसी है, कौन चला रहा है शॉप्स आपके पास, दोनों चला रहे हैं। दोनों कौन चला रहे हैं, सरकार की दुकान देखी आपने कोई? हाँ जैसे आप वो कह रहे हैं, लेकिन नहीं, जनरली शॉप्स किसके पास रहती है ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में। बस किसके पास रहेगी, एचआरटीसी कौन चला रहा है, गवर्नमेंट। बाकी आपको दूसरी बस में मिल जाए, जैसे जीत कोच होगी, मीनू कोच होगी, ये सारी बसें मिल जाती हैं। तो ये भगनाल बस होगी, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो ये सारी बसेस आपको क्या मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसा पूरा जो सिस्टम है जहां पर क्या हो रहा है, मोटे मोटे तौर पर आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर आपके पास क्या कर रहा है, मिलकर चला रहा है, दैट इज सोशलिस्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब जो ये सोशलिस्ट जो हमने वर्ड यहां पे अडॉप्ट किया, या गांधीयन सोशलिज्म को जो हमने यहां पर अपने संविधान के अंदर डाला या उसको हमने फॉलो किया, इसका मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या है इस सोशलिज्म का, क्यों हमने इसको डाला? इसका पर्पस ये भी है साथ में बेटा कि अगर आप देखेंगे हमने इस शब्द को इतना एम्फसाइज क्यों किया, पर्पस क्या है यहाँ पर? पर्पस हमारे दो तीन पर्पस है। अगर आप देखेंगे कि ये शब्द डाला क्यों गया, पर्पस क्या है हमारा? पर्पस तो एक तो बेटा जो हमारे पास इन इक्वालिटी जो अपॉर्चुनिटीज में आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम इसीलिए लाए। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी को, अवसर। जो अवसर में क्या होता है, असमानता। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, असमानता। उस असमानता को हमने क्या करना है, कम करना है। सबको क्या मिलने चाहिए, बराबर के क्या मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, बराबर के अवसर मिलने चाहिए जो भी भारत में लोग रहते हैं, ताकि सबको बराबर अवसर मिले और सबको क्या मिले, भारत की इकोनॉमी का और जो भी हमारे पास रूल रेगुलेशन जो भी है उसका क्या मिले, फायदा मिले। तो ये हमारा क्या है, पर्पस है किसको डालने का, सोशलिज्म। तो इससे हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी क्या करने की कोशिश करेंगे, हम एंड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लिख लीजिए यहां पर पर्पस इस सोशलिस्ट का। हाँ, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलना। ऐसा है कि जैसे आपको तैयारी करने का अवसर मिला है, एटलीस्ट मिला तो मिला, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला तैयारी करने का अवसर। इसका फायदा कितना उठाते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। एटलीस्ट आपको अवसर मिला, आप फीस देके आए, आप पढ़ने बैठे, तैयारी करने का अवसर मिल रहा है। और यहां बहुत सारे पर्पज है, जैसे कि डिजीज फ्री करना और कंट्री को एक तरह से ग्रोथ की तरफ ले जाना, प्रमोट करना, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन एक आप ये इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आप ये कर सकता है, इसको एंड करना। अभी हम नेचर ऑफ स्टेट ही पढ़ रहे हैं बेटा। अब इसमें थर्ड क्या वर्ड है बेटा, सेकुलर। ये दोनों शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में जोड़े गए, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे नहीं। मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा। पहले ये दोनों ही शब्द हमारे प्रियम्बल में नहीं थे, बाद में इसे ऐड कर दिया गया, सेकुलर। अब सेकुलर का जो मतलब होता है हिंदी में होता है धर्मनिरपेक्ष टाइप, धर्मनिरपेक्ष टाइप। तो सेकुलर है क्या बेटा, शब्द क्या है? अब आप ऐसा देख लीजिएगा, मैं आपको एक चीज यहां बताता हूं, समझा देता हूं। कई ऐसे देश होते हैं जिन्होंने क्या होता है, अपना रिलीजन डिक्लेयर किया होता है, जिनका ऑफिशियल रिलीजन होता है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, वो क्या वो लिखता है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। उसने अपना ऑफिशियल स्टेट का रिलीजन क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान कैसा है, इस्लामिक रिपब्लिक है। आप अमेरिका को देखो, अमेरिका कैसी कंट्री है, सेकुलर। इंडिया भी कैसी है, सेकुलर।
हम ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष देश में या सेकुलर देश में हम किसी धर्म को नहीं मानते। ऐसा एक देश है चाइना जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है, अपहोल्ड करता है सभी धर्मों को। लेकिन स्टेट के द्वारा किसी एक धर्म को क्या नहीं डिक्लेयर किया गया कि हमारे देश का राष्ट्रीय धर्म क्या रहने वाला है। जैसे कि मान के लो सनातन धर्म हमारे देश का राष्ट्रीय धर्म रहने वाला है, ऐसा हमने क्या नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। हमारे देश में क्या है, सारे धर्म क्या है, बराबर है, और कोई भी धर्म स्पेसिफिकली हमारे देश का स्टेट रिलीजन नहीं है। इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, या क्या बोलेंगे, सेकुलर। स्टेट, स्टेट का मतलब यहां कंट्री है बेटा, डज नॉट देयर ऑफिशियल रिलीजन। और इसमें कुछ देश ऐसे भी है बेटा जिन्होंने डिक्लेयर किया है, आप यहां पे इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, पीए के पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाइना, नो स्टेट रिलीजन, यहां पर किसी भी धर्म को ये नहीं मानते। यहां पे सेकुलर वाले में नॉट ऑफिशियल डिक्लेयर, लेकिन सम्मान की भावना सबकी, यहां पे धर्म है और सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। आप साथ में यहां इसी में और जोड़ सकते हैं, ऑल द रिलीजन ट्रीटेड इक्वली, सभी धर्मों को बराबर यहां ट्रीट किया जाता है। ये टर्म पहले नहीं था भारत के प्रियम्बल के अंदर, बाद में डाला गया, और यहाँ पे हमारे देश का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, हमने डिक्लेयर नहीं किया। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाती है। लिया इतना जी। उसके बाद है बेटा डेमोक्रेटिक, या इसको ऐसे मान लो डेमोक्रेसी लिख लो। और डेमोक्रेसी क्या होता है बेटा, लोकतंत्र, जहां लोग के द्वारा चुने जाते हैं लोग, और वो क्या करते हैं, कुछ एक चंद लोग चुने जाते हैं जो क्या करते हैं, पूरे कंट्री को रन करते हैं, पूरे देश को चलाते हैं, वो लोकतंत्र है। मतलब अल्टीमेटली लोकतंत्र का मतलब ये है, ऑल द पावर रिजाइड विद द हैंड ऑफ पीपल, कि मतलब वहां के लोगों के पास सारी शक्तियां होती हैं, लोगों के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है, और लोग ही सरकार को चुनते हैं, और वो चुने हुए कुछ प्रतिनिधि क्या करेंगे, देश को चलाएंगे। लेकिन लोकतंत्र दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक कौन सा होगा बेटा, इनडायरेक्ट। अब ऐसे लिखिएगा, डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को अभी आपने इस तरफ को जगह छोड़ देनी है डायरेक्ट के लिए, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट को जरा समझिएगा बेटा, यहां पे मैं ऐसे बना लेता हूं, ये है आम जनता, ये आम जनता है, ये पीपल है, लोग हैं। लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। आप इसके बाद ऐसे वोट लिख लीजिएगा। लोग किसको देते हैं, अपने प्रतिनिधित्व को वोट देते हैं। जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दिया, या आज के जो प्रधानमंत्री वही है, उनको वोट दे दिया। इन लोगों के द्वारा क्या चुने जाते हैं, कुछ लोग चुने जाते हैं, जिसको आप भारत की सो भाषा में कॉल्ड कर दे एमपी, और स्टेट में क्या कह दीजिए एमएलए। तो यहां पे क्या है,
ये इनडायरेक्ट तरीका क्या है, हम वोट किसको दे रहे हैं, लोग डायरेक्ट वोट किसको दे रहा है, अपने एमपी और एमएलए को वोट दे रहा है। ये क्या हो गए, जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि का मतलब जो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हमारे वोटों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, सरकार को रन कर रहे हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग डायरेक्ट सरकार तो नहीं चला रहे, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने किसी एक आदमी को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। जैसे हमने क्या इलेक्ट कर दिया, एमएलए इलेक्ट कर दिया, या हमने क्या इलेक्ट कर दिया, एमपी इलेक्ट करके कहां भेजा, एमपी को इलेक्ट करके हम भेजेंगे संसद में, और एमएलए को हम इलेक्ट करके कहां भेजेंगे, विधानसभा में। हमने जब इलेक्ट कर दिया, उसके बाद वो क्या करेंगे, एक तरह से गवर्नमेंट को चलाएंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे। तो उस तरह की डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट। इसको क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट। और भारत में इस तरह की क्या है, डेमोक्रेसी। किस तरह की, इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल में लिखिएगा बेटा, इंडिया, इंडिया यहां पे, और इसी तरह से बनाना है आपने नीचे को, यहां पे पीपल, फिर वोट करेंगे, फिर क्या चुनेंगे, अपने इलेक्टेड मेंबर को चुनेंगे। यहां पे क्या है, पीपल, लोग हैं, मैंने इस तरह से बनाया है। फिर वो क्या करेंगे, वोट किसको करेंगे, एमपी और एमएलए को। ये क्या हो गए, इलेक्टेड, ये क्या हो जाएंगे, इसमें आप ऐसे लिखते हैं इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर हो जाएंगे। दिख नहीं रहा पीछे, विजिबल है मनीषा, मुस्कान, इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर ले लिए, दो बना लीजिए, बस ज्यादा नहीं घुमाना आपने, ये घुमा लीजिए ऐसे और ये ऐसे, बस बन गया। यहाँ पे ऐसे मत बना लीजिए, इसको थोड़ा कम बनाइएगा, लोग ज्यादा रहेंगे, इलेक्टेड मेंबर कम रहेगा। कहीं आपने ऐसा कर दिया कि लोग ज्यादा बना दिए, सॉरी कम बना दिए, इलेक्टेड मेंबर क्या बना दिए, ज्यादा बना दिए। इतना लिख लिया बाबा, हो गया। स्नेहा इधर लिख गया, हाँ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, ये क्या करेंगे, उसके बाद आप ऐसे करना, जैसे आपने यहाँ लिखा होगा, ये एमपी और एमएलए लिख दिया आपने, ये क्या करेंगे, रन गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रन करते हैं, सरकार चलाते हैं। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है बेटा, डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तीन चार तरीके हैं कि क्या होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सरल सा मतलब है, पहले समझ लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा, आप लिख रहे हैं लिख लीजिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सरल सा मतलब है जहां पीपल, लोग, अब जो उनके पास पावर है उसको खुद एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि उसका खुद वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कानून बनाने का काम क्या है, हमारी संसद का, तो वहां पे क्या करेंगे, लोग कोई एक तरह का इनिशिएटिव लेंगे और खुद क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। किसी बिल के बारे में, बिल अगर कुछ बनाना है या किसी बारे में कोई चीज पूछनी है, तो वहां किससे पूछा जाएगा, डायरेक्ट लोगों से पूछा जाएगा। तो वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे ये भी हो सकता है कि लोग अगर चाहे तो जो इलेक्टेड मेंबर है या इलेक्टेड कोई ऑफिशियल है, जैसे वहां पे कोई प्रधानमंत्री बन गया या कोई किसी पद पर चला गया, उस पद पे गए हुए व्यक्ति को लोग वापिस भी बोल सकते हैं, भैया अपने समय काल से पहले आप क्या कर दीजिए, पद छोड़ दीजिए, आप कैपेबल नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है। लोग पे डिपेंड करता है, लोगों के पास वो वहां पे पावर है। तो इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो एक पहला टूल है, वैसे एग्जांपल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो रहेगा वो स्विट्जरलैंड रहेगा, लेकिन पहला टूल क्या है, रेफरेंडम। रेफरेंडम ये तरीके हैं, नहीं आप नहीं हटा सकते। आप क्या करेंगे, आपके पास सरकार बनाने की ताकत तो है, लेकिन सरकार तभी हटेगी जब तक सरकार की मेजॉरिटी नहीं गिरेगी।
तो मेजोरिटी कौन गिराएगा, या दूसरी पार्टी वाले या कुछ लोग मिल जाए। हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है, हम तो सिर्फ वोट में जाकर कर सकते हैं। जब एक बार सरकार बन गई तो वो 5 साल तक चलेगी, चाहे अपोजिशन वाली आ जाए या कोई और पार्टी आ जाए, वो वहां पे मिलजुल कर सरकार बना सके। वहां तो ऐसा है कि मान लीजिए अगर आपकी सरकार 5 साल तक आप प्रधानमंत्री रह लें, तो यहां पर तो क्या होगा कि अभी मेजोरिटी में मोदी जी है, मोदी जी को हटाना मुश्किल है, तो यहां पर दूसरी पार्टी का कोई आदमी आएगा मोदी को गिराकर, तो इस सरकार कितने तक रहेगी, 5 साल तक रहेगी। तो वहां पे लोग क्या है, लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी आदमी का टेन्योर अगर ठीक नहीं है, चल रहा, आपको पता है यहां तो अगर कोई नेता अगर करप्ट भी कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है, अगर उसके बाद मेजोरिटी, आप उसको गिरा नहीं पाएंगे, कुछ भी कर लो। लेकिन वहां अगर चाहे लोग, तो लोगों को लग रहा है कि ये फंक्शन ठीक नहीं कर रहा, अगर फंक्शन ठीक नहीं कर रहा, कि ये स्टेट को ठीक से नहीं चला रहा, आप उसको बोल सकते हैं भैया आपका हो गया समय, चलो वापस आ जाओ। अब यहाँ पे अगर आप किसी राज्य में हैं, उस स्टेट सरकार को आप गिरा नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है, कैसे गिराएंगे, मेजोरिटी है वो कुछ भी कर लेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास, उसकी पावर लिमिटलेस है, लेकिन उसके पास भी लिमिटेड पावर है, लेकिन उसको गिराना मुश्किल है। अब पहला टूल क्या है बेटा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, दैट इज रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है, जरा समझ लीजिए एक बार, मैं आपको बताता हूं। अब यहां समझना है बेटा आप लोगों ने क्या होता है। यहां पे क्या होता है बेटा, कि अभी लिखना नहीं है, मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि लेजिस्लेटिव पावर। अब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, कानून बनाने की पावर। क्या भारत में, भारत के लोगों के पास कानून बनाने की पावर है पावर? नहीं। तो यहां कानून कौन बनाता है, हमारे देश की पार्लियामेंट, संसद, या राज्य की विधानसभा कानून बनाती है। तो यहां पर कानून बनाने की पावर किसके पास है, और पास करने की पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अगर कोई कानून राज्यसभा से पास हो गया, फिर किसके पास से पास होगा, लोकसभा से, फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति से, और वहां पे क्या हो जाएगा, उसके बाद उसे क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। लेकिन रेफरेंडम में क्या होता है, रेफरेंडम में अगर कोई भी लेजिस्लेशन है, या आपके पास कोई भी किसी तरह का बिल है, और वहां की सरकार उस बिल को किसके लिए ओपन कर देती है, जनता के लिए। जैसे मान के चलो बिल आ गया, जैसे भारत में किसान बिल आया, वहां पे क्या होगा, हमारा बिल कहां से पास होगा, अल्टीमेटली पार्लियामेंट से। वहां पर क्या होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, रेफरेंडम में क्या होता है, वहां का जो लेजिस्लेचर होगा, जो वहां की संसद होगी, वो इस बिल को ओपन कर देगी, किसके लिए बेटा, वोटिंग के लिए। किसके लिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक की वोटिंग यहां पर होगी बिल के लिए। अब जैसे मान के लो 51% वोट क्या पड़े, बिल के फेवर में पड़े, और 49 किसके में पड़ गए, इसके अगेंस्ट में। तो इस प्रपोज जो लेजिस्लेशन होगा, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो यहां डायरेक्ट पावर किसके पास जा रही है, सीधी पावर किसके पास जा रही है, पब्लिक के पास। इस तरह के टूल को क्या बोला जाता है, रेफरेंडम। इसका एग्जांपल क्या है, ब्रेक्जिट। जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बाहर आना था, तो उन्होंने इसी तरह का इस्तेमाल किया था, रेफरेंडम का। और रेफरेंडम में क्या हुआ, पब्लिक की वोटिंग हुई, पब्लिक ने वोट दिया, और उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहना चाहते। तो वहां पे किससे पूछा गया, लोगों से। तो जब जर्नल लेजिस्लेशन को किसके लिए ओपन कर दिया जाता है, पब्लिक के लिए, और पब्लिक क्या करेगी, वोटिंग करेगी, दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम। तो ये क्या है, पहला टूल किसका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें लिखे है बेटा, प्रपोज्ड legislation a proposed legislation open for public opinion और वोटिंग। तो जनरली यहां पे जनता से पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई। प्रपोज लेजिस्लेशन ओपन फॉर पब्लिक ओपिनियन और वोटिंग, जनरली वोटिंग के लिए होगा। तो ये पहला टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, लिख लिया बेटा।
और सेकंड है आपके पास इनिशिएटिव। सेकंड है इनिशिएटिव। आपने ऑटोनॉमस वर्ड बताया ना, सेम एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह स्वतंत्रता, मतलब अपनी जैसे वो ट्राइबल होते हैं आसाम में खाने वाले, तो वो अपने आप को मतलब डिसाइडेड फॉर देमसेल्व्स कि हम खुद बनाएंगे, तो वो सेम एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह। नहीं, देखो हमारे यहाँ पर उनके पास लिमिटेड पावर है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, और उनकी पावर को हम कर्टेल भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो सिर्फ हमने उनके कल्चर को, उनके जो जैसे अटायर वगैरह वो पहनते हैं, उनका खान पीन रहन सहन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कुछ एक पावर दी गई है। तो ऑटोनॉमस वर्ड हम सिर्फ उसमें यूज करते हैं। हाँ, वहां पे यूज करेंगे। ये क्या है, ये तो पूरा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे तो पूरी पब्लिक को। हाँ, पूरी पब्लिक को लिया जाएगा। वो तो सिर्फ छोटे से एरिया को वहां के लोगों में समझ या आज के जमाने के हिसाब से वो थोड़े से उनके अपने कल्चर है, उनके अपने रिचुअल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पावर दी गई है। यहाँ पे तो क्या है, पूरी कंट्री का डिसीजन लोगों के हाथ में ही है कि क्या उन्होंने करना है। तो यहाँ इनिशिएटिव जो सेकंड टूल है, यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब है कि यहाँ पर आपको मैंने अब एक चीज बता दी है कि कानून कौन बना रहा है भारत में, पार्लियामेंट, संसद, या कौन बना रही है, विधानसभा। इनिशिएटिव का मतलब है क्या हम बिल बना सकते हैं खुद? खुद हम बिल बना नहीं सकते। अगर हम बना भी ले तो जरूरी तो है नहीं वो पास हो जाए। तो यहां पर इनिशिएटिव का मतलब है कि यहां पे जनता क्या लेती है, खुद इनिशिएट करती है, शुरुआत करती है किसी लेजिस्लेशन को बनाने का, और वो प्रपोज जो लेजिस्लेशन होगा उसको किसको सौंपेगी, अपनी संसद को या लेजिस्लेचर को। उसको उसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा। अथवा जैसे हमने कानून बनाना है किसी चीज के ऊपर, जैसे हम चाहते हैं कि भारत में अगर देखा जाए पॉपुलेशन कंट्रोल पे कानून बना है, तो अगर हम कुछ कर भी ले तो कानून सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार बनाए। लेकिन जहां पर इनिशिएटिव टूल का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां कानून बनाने की ताकत किसके हाथ में चली जाती है, पब्लिक के हाथ में। पब्लिक क्या करती है, कानून बनाती है, और वो किसको सौंपती है, अपने लेजिस्लेचर को सौंपती है कि भैया आप इसको क्या करो, कानून पूरा बनाकर क्या कर दो, तैयार करके दे दो। बन गया, हमने बना दिया, आपने क्या करना है, इसको रेटिफाई करना है, पूरा साइन वाइन कर दो इस पे, ये हमारी तरफ से है। वहां पर पब्लिक क्या कर सकती है, इनिशिएट ले सकती है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है जनरली, तो गवर्नमेंट कई बार एक्सेप्ट नहीं भी करती, लेकिन जनरली जो पब्लिक का ओपिनियन होता है, क्योंकि पब्लिक के डेमोक्रेसी में क्या है, पब्लिक के ओपिनियन को सबसे ऊपर रखा जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है, जो पब्लिक के वेलफेयर में होगा वो आपको करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं भी चाह रहे फिर भी आपको करना पड़ेगा। लोगों की डिमांड थी हमें ये चाहिए, लोगों की डिमांड थी हमें आरक्षण चाहिए, मिल गया। अगर लोग ये चाहेंगे कि आरक्षण नहीं चाहिए तो कल को बंद भी हो जाएगा। लोगों की डिमांड है कि हमें वहां पर वो चीज चाहिए, लोगों की डिमांड है कि हमारे गांव में कॉलेज होना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी नहीं आए, तो वो डिमांड है। पब्लिक ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा, अपहेल्ड करना पड़ेगा। इसमें लिखेगा वेयर पब्लिक कैन, वेयर पब्लिक कैन इनिशिएट legislation, legislation का मतलब है लॉ मेकिंग, लॉ बना सकती है या प्रपोज कर सकती है एक तरह का बिल, लेजिस्लेशन। उसके बाद थर्ड टूल है बेटा रिकॉल। रिकॉल का मतलब है वापस बुलाना अपने चुने गए प्रतिनिधि को या किसी ऑफिशियल को। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा, तो वहां पे लोगों के पास क्या होता है, डायरेक्ट पावर होती है, लोग वापस कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि दो चार लोगों ने बोल दिया कि भाई साहब वो बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा, आप उसको वापस बुला लो। जैसे आपका मन कर दिया कि मोदी जी को बुला लेते हैं जी वापस, तो भारत में तो है नहीं ये टूल।
वहां पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, वोटिंग होगा, साइन होता है, साइन लेने पड़ेंगे, एक नंबर ऑफ साइन आपको जनरेट करने पड़ेंगे, इतने लोग इस फेवर में है कि हम इसको क्या करना है, रिकॉल करना है। लेकिन ये पावर किसके पास है, वहां की पब्लिक के पास है। अगर आपने वो मेजॉरिटी जोड़ ली, वो आपने साइन करवा लिए, एक आपने प्रोपोगेंडा चला लिया, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑफिशियल को अपने टेन्योर से पहले आप क्या कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। ये भी क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है, डायरेक्ट लोग, पब्लिक कर रहे हैं। विच पब्लिक recall their official or representative before completion of their tenure. So their tenure. Before their tenure. अगला जो चौथा टूल है दैट इज प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट चौथा जो टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, दैट इज प्लेबिसाइट। लिख लिया, नीचे वाला लिख लिया हमने। In this matter related to territorial dispute, solved with public opinion और वोटिंग। जो प्लेबिसाइड है ये जनरली यूज किया जाता है अगर आपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, या टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कहीं पर, कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर तिब्बत को ले लेते हैं। अगर तिब्बत में क्या करवा दिया जाए, प्लेबिसाइड करवा दिया जाए, वहां के लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया आपने चाइना के साथ रहना है या आपने भारत के साथ रहना है, या उन्होंने क्या रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, तो वो है जो तो आप कह रहे हैं पीओके तो हमारा ही है, उसमें तो हम जनमत संग्रह नहीं होने देंगे। सॉरी, प्लेबिसाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह बोलते हैं शायद, पता नहीं। रेफरेंडम और ये दोनों थोड़े सेम से होते हैं, लेकिन प्लेबिसाइड जनरली यूज किया जाता है जहां पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। पीओके तो हमारा ही है, ठीक है, वो तो पहले भी अगर वोटिंग से भी एक बार प्रूव कर दे कि हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर वोटिंग से भी प्रूव कर दे, पर वहां पे वोटिंग भी नहीं करवानी हम लोग, क्योंकि हम अपने एरिया में क्यों ही वोटिंग करवाएं, वो हमारा ही क्षेत्र है, हमारा ही एरिया है, हम वहां पे क्यों कर। हाँ, अगर कोई ऐसा दूसरी जगह को, अगर पाकिस्तान में वोटिंग करवा दी कि पाकिस्तान ने भारत में आना है कि आजाद रहना है, वो हम करवा सकते हैं ये, लेकिन हम यहाँ पे बलूचिस्तान का, हाँ, बलूचिस्तान तो फिर इंडिपेंडेंट ही, अलग ही सेपरेट जाना चाहता है। ठीक है जी, तो इतना भी के लिए कर लेते हैं, काफी है, इसको पॉज कर लीजिए।